तो बच्चे अब कम आते हैं क्या? पहला तो फर्स्ट डे है, पहले दिन आप बुलाए थे होली के बाद पहला दिन। अच्छा अच्छा, और पहला क्लास मेरा ही है। अच्छा, तो क्या पढ़ना है हम लोग? इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये चीज, ठीक है। तो जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि इन्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। तो इन्वायरमेंट क्या है कोई बताएगा? पर्यावरण उसका हिंदी है। क्लियर हुई बात? क्या बताया आपने? हमारे चारों तरफ जो भी चीज है उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण, ठीक है, यही चीज। अब सवाल उठता है कि हमारे चारों तरफ क्या चीज है? हवा है, और क्या है? जल है, और क्या है? पेड़ पौधे, और क्या है? जीव जंतु, ये सब चीजें हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट में जो हमारे चारों तरफ चीज है उसी को कहते हैं पर्यावरण। चार तरफ का मतलब चार हम लोग बना ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे ऊपर जो होती है ये हवा है, तो हवा की उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इसको बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल हमारे जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हमारी गाड़ी चलती है, जिस पर हमारे क्या कहते हैं ट्रेन चलती है, जिस व्हीकल चलती है उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। हमारे साथ जो चलते फिरते हैं, जो जीवित है इस पृथ्वी के धरातल पर, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है जैवमंडल। यही तो हुआ। हमारी पृथ्वी के धरातल पर एक चीज और है, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जलमंडल। मंडल, ठीक है, हम सोचे गलत तो नहीं लिखा। अब देखिए जो सवाल पूछे जाते हैं कमीशन पॉइंट ऑफ से, पहली बात तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली इन्वायरमेंट्स है क्या। इन्वायरमेंट्स हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इन्वायरमेंट्स में फिर हमने बताया कि चारों तरफ में क्या चीज है? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है। दूसरा है हमारे लिथोस्फीयर है, उसको स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। और जो जिसके अंदर लाइफ होती है, जिसके अंदर जीवन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवमंडल। इसमें जीवमंडल बोलते हैं। हमारे चारों तरफ पानी भी मौजूद है, जिसमें समंदर है, सी है, रिवर्स है, वैलीज है, ये बहुत सारे जो जिसके अंदर पानी होता है, पॉट्स होता है, इस सब के अंदर होते हैं हाइड्रोस्फीयर होता है। तो पहली बात देखिए, अच्छा हमें जो सवाल कंपटीशन पॉइंट ऑफ से पढ़ना है, यूपीएससी का एवेंट पढ़ना है और हमें पीसीएस के हिसाब से पढ़ना है, वनडे के हिसाब से पढ़ना है, तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें सवाल निकालने कहाँ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि एटमॉस्फेयर के दो चीज़ें होती हैं, एक होती है संरचना और दूसरी क्या होती है? संगठन। संगठन स्ट्रक्चर
एंड कंपोजिशन। ठीक है, देखिए सवाल जो है, जो इन्वायरमेंट्स का एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, यानी वायुमंडल वाला पार्ट है, उससे दो सवाल पूछे जाते हैं। एक क्या है, एटमॉस्फेयर की संरचना कैसी, और उसका एटमॉस्फेयर का संगठन क्या है। दो चीज सवाल पूछे जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर हमें वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ना है तो संरचना में हम क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल सही। जो हमें देखिए, पृथ्वी के धरातल से हम जैसे से ऊपर जाएंगे तो जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस का जो संगठन होता है, गैसेस की जो अमाउंट्स होता है वो कम होता जाता है। अब उन्हीं के गैसेस के आधार पर कई लेयर्स में बांटा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि हम जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है, उसकी जो परत होती है, उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो एटमॉस्फेयर की संरचना। ठीक है, संरचना में सबसे पहले लेयर कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्षोभ मंडल। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल। तो ये संरचना हुई, समझ रहे हो? जो एटमॉस्फेयर में दो चीज हमने बताया पढ़ने को, जैसे देखिए एटमॉस्फेयर में हम दो चीज पढ़ने को बताए, सवाल जो कंपटीशन आता है। पहला संरचना, दूसरा संगठन। संरचना में हमने क्या बताया? अगर कोई पूछता है संरचना के बारे में बताओ, तो संरचना के वायुमंडल की संरचना के बारे में अगर कोई बात करता है तो वायु की संरचना के बारे में क्या पढ़ेंगे? जो वायुमंडल की कई लेयर्स होती हैं उसका हम पढ़ते हैं। जैसे पहली लेयर कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। यानी जैसे पृथ्वी के धरातल पर जहां पर बहुत सारी गैसेस जो होती है उनका अमाउंट्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद फिर क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो सवाल यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा गैसेस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में। मौसम संबंधी सारी घटनाएं यही होती हैं। मौसम संबंधी ये हमें नहीं पढ़ना, ये तो आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना, हम उसे नॉर्मली बताइए, ज्योग्राफी का पार्ट है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती है वो कौन कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल। जैसे वर्षा होना, बादल का बनना, बिजली का कड़कना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल। ये तो मालूम होगा सबको। ये चूंकि हम इसलिए ये हमारा पढ़ाने का नहीं, क्योंकि हमें हमारे पढ़ाने की तो ज्योग्राफी का पार्ट है। दूसरा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज मेन चीज होती है? पहली बात तो ये होती है कि पूछा जाता है कि ओजोन की जो परत होती है, ओजोन की परत कौन से मंडल में होती है? समताप मंडल में होती है। जैसे आपने देखा सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें अगर देखा जाए तो देखिए सूर्य है, पहला दिन थोड़ा सा नॉर्मल बात करेंगे, ठीक है? तो सूर्य से आने वाली किरणें तीन प्रकार की होती हैं। एक तो विजिबल रेज किरणें, ये जो चलती हैं तो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ पे चलती है। यानी जो आने वाले सन की रेज जो होती है उसका मेजरमेंट जो हम करते हैं उसको किस पे करते हैं? वेवलेंथ में करते हैं, तरंगदैर्घ्य में। तो देखिए जिस किरणों की वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 यानी 7800 ले लो, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है,
वही लाइट हमारी आंखें को देख पाती हैं। और देखिए 3900 से कम नीचे वाली इनको हमारी आंखें नहीं देख पाती। इसको इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब अदृश्य रेज। और जिसकी वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है उन किरणों को हमारी आंखें नहीं देख पाती, इनको भी इनविजिबल रेज कहते हैं। ये बता चुके, जानते ही आप लोग। देखिए जो सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं और बहुत सारी किरणों को जो किरण चलती है, वेव चलती है, उसको हम वेवलेंथ में मापते हैं, ये तरंग दैर्घ्य में मापते हैं। तो जिस किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, इन्हीं किरणों को हमारी आंखें देख। और ये जब हम इसको देखते हैं तो कौन कौन से रंग होते हैं? विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। अच्छा, 3900 एंगस्ट्रॉम से नीचे की जो वेवलेंथ होती है उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती। 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर की जो रेंज होती है वेवलेंथ, उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो देखिए जो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट होती है उसको बोलते हैं गामा रेज। और उसके बाद एक्स रेज, और उसके बाद यूवी रेज, अल्ट्रा। तो देखो गामा रेस को, एक्स रेस को और यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट्स को हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी। ठीक है। अब देखिए, अब विजिबल रेंज की जो है इसी को देख पाते हैं। जिस लाइट की वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा रहती है उसको भी हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। उसमें कौन कौन से आएगा? इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड आ जाएगी। दूसरा माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो। ठीक। इसको देखिए, जो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस लाइट की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, इनमें पूरा अगर देखा जाए किस लाइट की वेवलेंथ सबसे बड़ी है? रेडियो। देखिए यहां से बढ़ती चली जा रही है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई? रेडियो। अगर इन किरणों में पूछा जाए सबसे कम वेवलेंथ की किसकी है? वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की जो लाइट होती है रेडियो वेव्स, और सबसे कम वेवलेंथ की लाइट गामा रेज होती है। तो देखिए जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, कहाँ गई ये यूवी रेज जो होती है, ये भी सन से नीचे की तरफ आती है। और सन की जब आती है तो जीवधारियों के शरीर पर जाकर गिर करके उसके स्किन को जला देती है, उसके कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों को पैदा करती है। तो इस अल्ट्रावायलेट रेज को कौन प्रोटेक्शन देता है, कौन सा सुरक्षा देता है? ओजोन की परत देती है। तो ओजोन की परत किसमें है? तापमंडल में ओजोन लेयर होती है। ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात, अब सवाल उठता है एटमॉस्फेयर का दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया? कंपोजिशन, संगठन। जैसे जो वायु वाला पार्ट है, इस वायु वाले पार्ट में एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं। तो हमारा वायुमंडल बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो सवाल उठता है किस गैसेस से मिला हुआ है और कौन सी जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं, ये सवाल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस है ये पूछा जाता है। यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ आता है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। दूसरा ऑक्सीजन। तीसरा आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि यहीं पर सवाल पूछता आदमी कार्बन डाइऑक्साइड मार देता है। चौथे नंबर पर CO2 आता है। तो पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है
कि इसमें निम्नलिखित गैसेस में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर की कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? इसमें CO2 को ना मारिएगा, किसे मारना है? ऑर्गन्स को मारना है, इस पे ऑर्गन को मारना है। तो ठीक है, पहले कुछ लिख लीजिए, कुछ शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ सुन लो, ठीक, बाकी हम दिखाते हैं। पहला करते हैं, कहाँ पहला वाला? हाँ इसको लिख लीजिए। अच्छा, एटमॉस्फेयर पे, हाइड्रोस्फीयर में देख लीजिए। अब जैसे है हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी वाला पार्ट, तो खुद बताओ कि पानी वाला हिस्सा जमीन के ऊपर क्या क्या है? सबसे पहले बात है समंदर, ओशन हो गया, सी, उसके बाद रिवर, लेक हो गया, और पॉन्ड्स हो गया, और क्या? वाटर लिख लीजिए, वाटरफॉल लिख लीजिए, कैनन्स लिख लीजिए, कैनियन जो है कैनियन हो गया, और ग्लेशियर्स लिख लीजिए, गुड ग्लेशियर्स लिख लीजिए, वो पानी बॉटल है ना, क्या चीज? आंगन, आइलैंड कहाँ से आ जाएगा? क्या चीज? देखो, संरचना में मैंने ये बताया कि जो एटमॉस्फेयर जो है, जहां से गैसें शुरू होती है, ये स्पेस तक, अंतरिक्ष तक कुछ गैसेस हैं। तो क्या यहाँ से लेकर के ऊपर जहां तक गैसेस हैं, सभी में गैसेस समान रूप से बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया गया, ज्योग्राफी में पार्ट है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि देखिए छोटा बता ही देते हैं। देखिए जैसे ये हमारी जमीन का धरातल है और यहाँ तक टोटल गैस है, ये अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का मतलब क्या हुआ? अंतरिक्ष मतलब जहाँ पर कोई गैसेस नहीं, यही तो बात है। तो अब सवाल उठता है कि मान लिया हम 100 किलोमीटर रख रहे, 100 किलोमीटर की दूरी रख लेते हैं, तो क्या यहाँ से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गैसेस हैं, सभी गैसेस एक समान बराबर हैं? नहीं है। यहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक गैसेस पहुंच जाता है, उसके बाद गैसेस कम होती चली जाएगी, अलग अलग, तो लास्ट में एकदम ना के बराबर गैसेस हो जाएगी। तो उन्हीं गैसेस के कितना ज्यादा है कितना नहीं है, उसी के बुनियाद पर उसको हमने क्या बांट दिया? लेयर बांट दिया है। तो क्या है? एक क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बाद मीजोस्फीयर है, आइनोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, तो इसके बाद स्पेस, अंतरिक्ष आ गया, स्पेस आ गया। तो ये जो लेयरिंग्स है, इस लेयर का मतलब हुआ कि अलग अलग गैसेस की कंपोजिशन, यानी संगठन जैसे जो ऊपर जाएंगे बदलता चला जाएगा। सबसे ज्यादा गैसेस कहाँ पे है? हमारे ट्रोपोस्फीयर, यानी ट्रोपोस्फीयर। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं, जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, ये सब कहाँ होंगे? क्षोभ मंडल में। दूसरी बात है, जो बारिश वगैरह, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी लेयर पाएगी? ओजोन की परत पाई जाएगी, और मौसम की संबंधित घटनाएं स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होगी, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में बादल नहीं होंगे। और पूछा जाता है कि जो जहाज होता है, वो जहाज किस मंडल में उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसीलिए जब आपने देखा होगा जहाज जब उड़ता रहता है, उसके बाद जब बादल होते हैं तो लगता है बादल के अंदर घुस गया है, लेकिन बादल तो नीचे है, और बादल के ऊपर कौन उड़ेगा? जहाज उड़ेगा। इसीलिए हमने कहा बादल से संबंधित, मौसम से संबंधित सारी क्रियाएं कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होगी। तो स्ट्रेटोस्फीयर, तो मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग परतों का जो अध्ययन करते हैं, उसको संरचना कहते हैं। और गैसेस और जो
एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं केवल एक गैस नहीं है, कई गैसेस हैं। उन कई गैसेस से मिलकर के तो एटमॉस्फेयर बना है। तो जो कई गैसेस जो मिलकर बना है इसको क्या बोलते हैं? संघटन। समझ आ गई? अच्छा, लिथोस्फीयर की हम बात कर लेते हैं। देखो लिथोस्फीयर में अब बताइए लिथोस्फीयर में क्या क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, एक माउंटेन आ जाएगा और हिल्स आ जाएंगे और क्या आ जाएगा? प्लेट्यूज आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, प्लेन्स आ जाएंगे, वैली आ जाएंगे और यही तो आएगा भाई। देखिए पहाड़ है, पहाड़ से छोटा हिल है, उससे छोटा वैल्यू है, प्लेन्स आ जाएगा और वैली आ जाएगा। तो लिथोस्फीयर सब मिलकर के ये बना है। अब पहाड़ के बारे में ज्योग्राफी में पूरा डिटेल पढ़ा होगा कि दुनिया में कौन कौन से पहाड़ कहाँ पे हैं, इंडिया में कौन कौन से पहाड़ हैं, सबसे बड़ा इंडिया के अंदर कौन सा पहाड़ सबसे बड़ा माउंटेन? चोटी है सबसे बड़ा, लंबाई नहीं कहते, ऊंचाई नहीं पूछे, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मैं ऊंचाई नहीं पूछा, लंबाई पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ा कौन सा? फिर भाई कंचनजंगा तो छोटी है सर। फिर वही बात, तुम लोग क्या पढ़ जाते हैं? अरे यार देखो, अब जैसे केटू जो है ये ऊंचाई है पहाड़। माउंट एवरेस्ट जो है एक ऊंचाई है, सबसे ऊंचा। मैं ऊंचा नहीं, सबसे लंबा पूछ रहा हूँ कौन सा है? आप लोग तो पिछली बार कुछ थोड़ा बहुत बता देते थे, मतलब कौन सा है? हिमालय की को लगा रही है। हिमालय सबसे बड़ा है अन्नामलाई चोटी है। मैं लंबाई पूछ रहा हूँ। हिमालय देखो कितना हिमालय, हिमालय की लंबाई कितनी होगी? ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया आपने? सुना पढ़ा होगा। सबसे लंबी कितना हिमालय, कितना लंबाई है? अरे भाई हिमालय ऐसे ही तो है पूरा। तो कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर तक आ रही है। 2400 किलोमीटर तक, यानी बहुत लंबा 2400 किलोमीटर तक हिमालय पहाड़ है। कितनी चौड़ाई है? कहीं 400 है, कहीं 300, कहीं 200, कहीं 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो बहुत लंबा है। तो अब सवाल उठता है कि भारत के अंदर सबसे लंबी पहाड़ कौन सा है? भारत के अंदर बताओ। भारत के अंदर शिवालिक रेंज या शिवालिक देखो, एक है ट्रांस हिमालय, एक है ग्रेटर हिमालय, एक है मिडिल हिमालय, ये है शिवालिक। ये सभी हिमालय ही तो है। चारों तो हिमालय हैं। ये अलग अलग रेंज है मेरे भाई। चाहे ये ट्रांस हिमालय रख लो, चाहे ये ग्रेटर हिमालय रख लो, चाहे ये मिडिल हिमालय रख लो, चाहे ये शिवालिक रख लो, सभी को हिमालय कहा जाता है। सबको मिला के हिमालय कहा जाता है ना। सबसे बड़ा पूछे, सबसे लंबा कौन सा? लंबा पूछे तो सारा हो जाएगा। मैं भारत से पूछ रहा हूँ, भारत का सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? अब ये हमारा ज्योग्राफी में तो बता दे रहा हूँ। देखो ये मान लिया भारत है, हिमालय भारत, तो हिमालय यही तो है पूरा, ऐसे ही यही तो है। तो देखो आपने मैप देखा है, हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। अब 2400 किलोमीटर में यहां पर आपने देखा होगा नेपाल है बीच में।
तो 1200 किलोमीटर कहाँ में है? नेपाल में। तो 1200 किलोमीटर किसके पास है? इंडिया के पास। यानी 2400 किलोमीटर कुल लंबाई हिमालय की है। देखो हाँ ये देखिए है, जैसे ये है, ये पूरा हिमालय ही तो रेंज है पूरा ऐसे ही। ये देखिए है, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2400। तो देखिए बीच में नेपाल आ गया ना, देखिए तो नेपाल की लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर है। तो भारत के पास तो 1200 बचा कि नहीं बचा? भाई भारत के अंदर अगर हिमालय देखा जाए तो कितना है? 1200, क्योंकि 1200 किलोमीटर तो नेपाल के अंदर चला गया और 1200 बचा, 1200 हमारा है। तो 1200 किलोमीटर हिमालय कहाँ है? इंडिया में है। ओवरऑल हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। समझ रहे हो ना? अच्छा, भारत के अंदर एक माउंटेन और है, बहुत बड़ा है। ये अरावली के पीछे पड़ गए अरावली की सब भाग जाएगा। केटू ऊंचाई है, मैं लंबाई पूछ रहा हूँ। ऊंचाई केटू है, केटू गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। वो भी कहाँ है? पीओके में है। ऊंचाई में नहीं पूछ रहा हूँ, हम लंबाई पूछ रहे हैं। देखो एक भारत के अंदर माउंटेन है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये भी पहाड़ है। ये पहाड़ है और वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है वो कितना है? 1600 किलोमीटर है। तो भारत के अंदर सबसे लंबा माउंटेन कौन सा हुआ? वेस्टर्न घाट है। फिर उसके बाद दूसरा हिमालय। ओवरऑल हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। लेकिन अगर सवाल पूछता है भारत के अंदर सबसे लंबा कौन है, तो क्या बताओगे? वेस्टर्न घाट। क्यों वेस्टर्न घाट में? क्योंकि हिमालय 1200 किलोमीटर किसके अंदर है? नेपाल के अंदर है। नहीं समझे? क्या तुम समझे? यही चीज है। अच्छा देखिए दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो माउंटेन्स है, जो आप शिवालिक ये सब बता रहे थे, शिवालिक जो माउंटेन्स ये हिमालय है कई रेंजेस से मिलकर बने। तो पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, तीसरा शिवालिक। ये चारों मिलकर के हिमालय है ना। तो लंबाई पूछा जाए अगर भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पहाड़ लंबा है, क्या बताओगे? अब समझ आई कि नहीं समझ आई? पता नहीं कहाँ आप लोग इधर उधर भाग रहे हो। क्या हम पटपड़ा के बताओ? नहीं कौन सा? देखो लिथोस्फीयर क्या आ जाएगा? माउंटेन्स आ जाएगा, हिल्स आ जाएगा, प्लेट्यूज आ जाएगा, प्लेन्स आ जाएगा, वैलीज आ जाएगा। इन सब को मिलकर के स्थल बनेगा। ठीक, अगला लिखो। बायोस्फीयर में क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, यानी सब मिलकर के जहां लाइफ होती बायोस्फीयर हो गई। ठीक है, जहां पर जीव रहता है वही तो वही बायोस्फीयर है। समझिए बात कि नहीं समझे? अब जीव कौन कौन होता है? एक प्लांट होता है, एक एनिमल्स होता है। दो ही तो होता है, और क्या होता है? एनिमल तो होगे नहीं हो, तब फिर क्या? अब देखिए एनवायरमेंट्स का मतलब क्या हुआ? जो भी चीज हमारे चारों तरफ है वही क्या है? एनवायरमेंट, पर्यावरण। अब पर्यावरण का मतलब हुआ क्या? आपने क्या लिखोगे? सीधे ऊपर लिखो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। और एक एक को उठा करके पूरा तरह से ये कर लो। दो चीज इसमें पढ़ना ये है। और लिथोस्फीयर में ओशन, सी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड और वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स लिए। लिथोस्फीयर में माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज पूरी हो गई स्थलमंडल। फिर उसके बायोस्फीयर में जहां पर लाइफ
जहाँ पर जीवन होता है वही एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद यही सब पूरा है। तो लिख लिया ना, इसको बना दिया। लिख लिया, लिख लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर, थोड़ा सा लिख लीजिए, सिर्फ पर्यावरण लिखिए पहले, पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण। इस सब को आगे तोड़ से लिख लेना है, ठीक है? इससे नोट्स बढ़िया बन जाएगा। किसी कोई दिक्कत? अगला लिख लीजिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लिख लो इको मार्क। इको मार्क क्या है, कोई बताएगा? इको मार्क क्या है? बिल्कुल से एक प्रमाण का सर्टिफिकेट है। किसको दिया जाएगा? उन भारतीय उत्पाद को दिया जाएगा जो क्या है, इन्वायरमेंट को फ्रेंडली। यानी जैसे एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे कोई चीज बन रही है, मतलब इंडिया में बन रही है, उसको BIS स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, उसको चेक करेगा कि ये जो चीज बन रही है कोई इन्वायरमेंट को कोई खतरा तो नहीं कर रहा। अगर ये है कि इन्वायरमेंट को खतरा नहीं कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, हाँ ये बढ़िया। तो इन्वायरमेंट लिखो, इको मार्क्स के बारे में लिख लीजिए। एक प्रमाण पत्र लिखो, इको मार्क एक प्रमाण पत्र है जो उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है, जो उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। इन प्रमाण पत्र को BIS इन प्रमाण पत्र को स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष 1991 से दिया जाता है। इको मार्क सर्टिफिकेट कौन देगा? BIS देगा। जैसे आपने हेलमेट पहनते हो,
तो हेलमेट को उसने लिखा BIS लिखा रहता है, इसका मतलब है उस हेलमेट को BIS ने प्रमाणित कर दिया है कि ये जो उत्पाद बना है ये इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कैसे करें तो मेरी बात समझ गए? BIS क्या है? एक संस्था। संस्था क्या करेगी? अगर कोई भी चीज जैसे प्लास्टिक बन रहा है या कोई चीज बन रही है तो अगर प्रमाण पत्र है किसका? इको मार्क का। कहते नहीं इको फ्रेंडली के नाम सुना है कि नहीं सुना? तो इको फ्रेंडली कौन सर्टिफिकेट देगा? BIS देगा, स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया देगा। स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया कब से प्रमाण पत्र दे रहा है? 1991। बात समझ गए? अगला पॉइंट लिख लीजिए। वायुमंडल का संगठन लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। वायुमंडल का संगठन यानी संगठन का मतलब जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल आपको दिख रहा है, इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस है? समझो, बहुत सारी गैसेस है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, यानी यही तो गैसेस हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले कई बार पूछा गया है कि आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस, कौन सी गैसेस लिख लीजिए। वायुमंडल का संगठन क्लियर हो गई? लिख लीजिए। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या लिखा आपने? वायु विभिन्न गैसेस का मिश्रण है। लिख लीजिए कौन कौन सा मिश्रण, यही सवाल पूछा जाता है। पहला लिख लीजिए लिख लो, इसमें 78.08 78.08%। दूसरा लिख लो ऑक्सीजन 20.95 20.95। तीसरा लिख लो आर्गन 0.93%। 0.93%। यही हमने बताया था ना कि देखिए जैसे आपसे पूछा कि तीसरी सबसे बड़ी गैसेस कौन है, तो आपने क्या बताया था? CO2 बता दिया था। आपका सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि CO2 जो होता है वो दूसरी तीसरी सबसे ज्यादा गैस नहीं है, चौथी सबसे ज्यादा गैस। तो लिख लो CO2 लिख लो, चौथा CO2 लिख लो। CO2 में 0.036%। ठीक है, इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो अक्रिय गैसेस है ना, अक्रिय गैसेस का मतलब कौन सी होती है? जैसे क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है, आर्गन है, ये सब अक्रिय गैसेस जो किसी से क्रिया नहीं करते। सवाल पूछा ये गया है कि निम्नलिखित से कौन सी इनर्ट गैस, कौन सी इनर्ट का मतलब अक्रिय गैस है, गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बताओ। रेडान लिख लो, रेडान नहीं पाई जाती है। रेडान जो गैस होती है वो कहां पाई जाती है? वो पृथ्वी की मृदा में पाई जाती है, मृदा। तो ये गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में
नहीं पाई जाती है। सवाल कमीशन ने 1 नहीं 2 3 बार पूछा। समझ गए? तो लिख लो रेना। कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लीजिए आगे। हरे पौधों को पृथ्वी का ग्रीन लंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी का हरा फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्यों इसको फेफड़ा कहा जाता है? क्योंकि देखो, पौधे जो होते हैं क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं ना, CO2 को लेते हैं और क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ऑक्सीजन लंग्स में पाई जाती है ना। तो पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन कौन निकाल रहा है? तो ग्रीन लंग्स ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं? प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन लंग्स ऑफ अर्थ। अब इसमें एक होता है ग्रीन मफलर, किसे कहते हैं? ग्रीन मफलर। बताओ, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? ग्रीन लंग्स किसे बोलते हैं? और ग्रीन मफलर किसे बोलते हैं? आपने जो लगाए हो वही जो स्कार्फ पहन के आते हो वही है। तब क्या है? देखो, जैसे नेशनल हाईवे देखा आपने, इस नेशनल हाईवे के ऊपर क्या लगा है? पौधे लगे हैं। ये पौधे क्या करते हैं? किसी एक प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो कौन से प्रदूषण को अवशोषण करते हैं? कौन से प्रदूषण को? ये ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो पेड़ लगाए जाते हैं, पहली बात तो ये क्या करते हैं, जो आवाज चलती है उस आवाज को रोक देते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तो ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इसीलिए सड़क के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं उनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। लिख लीजिए, कई बार पूछा गया। लिख लीजिए, सड़क के किनारे हरे वृक्षों की, सड़क के किनारे हरे वृक्षों की कतारों को क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर। क्या किसका बोलते हैं? ग्रीन मफलर। ये मत सोच रहा कि जिस दिन ग्रीन पहन के आ जाओगे तो हमारा ही ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर एक्चुअली क्या है? ये जो रोड के किनारे होता है उसको ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से अब तो देखो, जैसे नेशनल हाईवे है तो रात को क्या होता है? रात को उसके नेशनल हाईवे के किनारे क्या लगा होता है? बल्ब लगे होते हैं ना, तभी तो रोशनी रहती है। तो उन पे लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? अब देखिए, हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से हम एक ऐसे पेड़ की प्रजातियां डेवलप करेंगे फ्यूचर में जो खुद जलेगा। कैसे जलेगा? खुद रोशनी पैदा करेगा। जलने का मतलब नहीं कि अपने आग लग जाएगा। सूर्य की किरणों से नहीं,
वैसे ही बताओ कौन रात को जलता कौन है? जुगनू। मैंने कहा कि रात को जुगनू जगमगाता है कि नहीं जगमगाता है? तो इसका मतलब थोड़ी जुगनू में आग लग जाती है तब जगता है। केवल आग लगने से ही वो रोशनी पूरी होती है। अब देखो जाहिर सी बात है जुगनू के अंदर कोई ऐसा एंजाइम है जो उसके अंदर रोशनी पैदा करती है कि नहीं? पैदा करती है। और किसी भी चीज को जो काम कराने वाला फैक्टर होता है वो कौन कराता है? किसी भी जीवधर्ती के अंदर कोई भी जो कैरेक्टर होते हैं, कोई भी गुण होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? जीवधारी के अंदर। जैसे आप सबकी आंखें ऐसी हैं, आपके ऐसे नाक हैं, इसलिए आपके बाल हैं, इसलिए कौन कंट्रोल कर रहा है? जीव करता है। समझ गए बात? बिल्कुल सही। यानी आपके शरीर के अंदर कोई भी गुण है वो इसलिए है कि उसको एक फैक्टर है जिसका नाम जीन है, जीन ही कंट्रोल करता है। अब जुगनू के अंदर जो कीड़ा है उसको भी तो कोई जीन कंट्रोल कर रहा होगा, रोशनी पैदा करने वाला। उस जीन को जो रोशनी पैदा करता है जुगनू के अंदर, उस जीन को हम निकालें और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से उस जुगनू के जीन को हम पौधे के जीन के अंदर डाल देंगे। और जब पौधे के अंदर जब डाल देंगे तो जैसे रात को जुगनू जगमगाता है उसी तरह से रात को पेड़ जगमगाएगा, धीरे धीरे देता रहेगा। जैसे 100 पेड़ लगे हुए हैं तो 50 पेड़ एक साथ कर, तो 10 पेड़ एक समय, 10 पेड़ दूसरी, तो पूरी तरह से लाइट पूरी तरह से रहेगा। वो फ्रेंडली होगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी हमें किसी भी ईंधन से उसकी बिजली नहीं बनाई गई है। देखो बिजली जो बनाई गई है किससे बनाई गई है? कोयले को जला करके कोयले से बनाई गई बिजली। अगर जुगनू की तरह से अगर पेड़ जगमगाएगा तो इसका मतलब इको फ्रेंडली होगा कि नहीं होगा? इसको बनाया किसने? जीव ने बनाया है। और जीव ने जब बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुस्कुरा के हम लोग देखें, अरे जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब आप पेड़ के सड़कों के किनारे इको फ्रेंडली पेड़ देखोगे। समझ रहे बात? ये टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। तो ग्रीन मफलर किसे बोलते हैं? ग्रीन लंग ऑफ द हार्ट किसे बोलते हैं? और अच्छा वो प्रक्रिया जिससे कोई जीवधारी चमकता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा वो घटना जिससे कोई जीवधारी चमकता है, जुगनू चमकता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। कई बार पूछा गया है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब चमकना। बायोलुमिनेसेंस, ये सारे सवाल सिविल में पूछे गए। क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर हुई बात? अब देखो मेरी बात, हमारा चैप्टर हम लोग का पढ़ना क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यही तो पढ़ना है। तो हमने पढ़ा पर्यावरण, बहुत ध्यान से सुनो सब। जिसको सिग्नेचर अपना करते हैं आराम से आप लोग ध्यान लगे। तो हमें चैप्टर क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी। हमने पर्यावरण पढ़ा। पर्यावरण के बारे में क्या पढ़ा? हमारे चारों तरफ जो भी चीज है उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। और पर्यावरण हमारे चारों तरफ क्या क्या है? एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब देखो जो एटमॉस्फेयर है पर्यावरण का
जो वायुमंडल है, वायुमंडल से सवाल कहां से आएंगे? उसकी वायुमंडल की संरचना से और वायुमंडल के संरचना से। संरचना के बारे में क्या बताएंगे? हम वायुमंडल के जो अलग अलग परतें हैं उसके बारे में जो बताएंगे तो वायुमंडल का पूछता है। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन हमने वैसे बता दिया कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल के किस घटक में होती हैं? यानी बादल का बनना, बादल का कड़कना, बारिश का होना, ये क्रियाएं कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में होगी। दूसरा, ओजोन की परत किस लेयर में होगी? स्ट्रेटोस्फीयर में होगी। हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? रेडियो किरणें किस मंडल से काम करती हैं? हमारा रेडियो जो प्रसार होता है उसमें कौन सा मंडल हमारे लिए फायदेमंद होता है? आयोनोस्फीयर। आयंस टकरा करके रेडियो वेव्स मिलते हैं, हमें कुछ नहीं। क्लियर? तो आयोनोस्फीयर हो गया। ये सब बताया हमने। फिर बताया एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन का मतलब कहाँ रह जाती हैं हम लोग? इतना देर में आ रहे हैं। यहाँ पे खाली क्या? यहाँ पे आ जाओ, बैठो, इधर बैठो, जगह है खाली। पहले आगे बैठ जाओ, उसके बाद इधर सब बैठो, फिर पीछे बैठो, क्योंकि जितने पीछे आदमी बैठ रहा था वो लोग वहाँ पढ़ेगा नहीं, उधर डिस्कस करके भाग जाएंगे, छुप 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 कर बात करेंगे। अच्छा, आगे आगे बढ़िए, आगे 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 खाली, आगे आप लोग पीछे आ जाइए, आगे बढ़िए, जगह खाली है। पर्यावरण का, एटमॉस्फेयर का संगठन के बारे में हमने क्या बताया कि जो वायुमंडल होता है किन किन गैसेस से बना होता है। आपने बताया, क्या बताया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, चारों गैस। दूसरा, कौन सी अक्रिय गैस जो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ये कहाँ पाई जाएगी? मृदा पाई जाएगी। ठीक है, ये सब बता दिया। दूसरी बात हमने बताया 5 जून क्या है? पर्यावरण दिवस। इको मार्क क्या है? एक पर मार्क पर सर्टिफिकेट है बस। ये सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा? कौन से उत्पाद होंगे जो इको फ्रेंडली होंगे, जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इको मार्क सर्टिफिकेट कौन देगा? BIS। आज हेलमेट भी जो आप पहनते हो उसको भी BIS ही देता है। उस पे देखो लिखा होगा पीछे BIS, यानी ये कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये पढ़ ली एनवायरनमेंट के बारे में। अब दूसरा चैप्टर रखते हुए इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, इसलिए थकावट है, कल से निकला है। तो अब देखो, पहला क्या हो गया? पर्यावरण के बारे में कोई सवाल किसी को? सर, हेलमेट बन रहा है तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। देखो, पर्यावरण का मतलब है कि जब ये खराब हो जाएगा, तो खराब जो हो जाएगा फेंक देंगे, तो ये कोई पोल्यूशन नहीं आएगा। ये चीज है। हेलमेट में तो प्लास्टिक होता है सर। प्लास्टिक को अब जैसे रिसाइकलिंग वाली प्लास्टिक हो जाती है, जैसे होता है रीयूज रिसाइकलिंग। ठीक है, अगर प्लास्टिक की चीजें हैं, अगर उसको रिसाइकलिंग की प्रोसेस से फिर से बना दिया जाए तो फिर उसको नहीं नुकसान। पर जहाँ बनाएंगे फैक्ट्री में, उसमें तो देखो मतलब ये है कि दो चीज होती है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट तो होगा ही होगा। भाई जहाँ बनेगा फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी जाहिर सी बात एनर्जी कंजप्शन होगा। एनर्जी कहाँ से आएगी? बिजली पैदावार कोयले से होगी, तो होगा लेकिन लीस्ट होगा। मतलब ये कहते हैं अब नेचुरल थोड़ी हो जाएगा कोई भी चीज। देखो, जहां पर अगर 10 यूनिट नुकसान नॉर्मल करे और प्रोसेस को जरिए से ऐसा बना दिया जाए कि 1 यूनिट नुकसान करे,
तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन 10 कहाँ हो रखा है, 1 होगा या 2 होगा, तो 8 तो बचा। हम उधर इको फ्रेंडली की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह देना पूरी तरह तो कोई नहीं हो सकता, जैसे मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी किडनी है, किडनी नेचुरल है, अगर हम बाहर से लेबोरेटरी से बना करके हम अपने लगाएं तो हमारी ओरिजिनल किडनी की तरह थोड़ी काम कर पाएगा, लेकिन उसी तरह से कुछ काम करेगा, क्योंकि हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि हमारे शरीर का कोई भी पार्ट जो होता है वो नैनो लेवल पर बना होता है, और नैनो लेवल पर जब चीज बनी होती है वो नेचुरल काम है, वो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गई? तो इको फ्रेंडली का बहुत नुकसान ज्यादा नहीं करेगा। बस इकोलॉजी बताओ क्या है? इकोलॉजी पारिस्थितिकी बताओ, पारिस्थितिकी क्या है? इकोसिस्टम है। तो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल में तो इन्वायरमेंट हो गया ना। इन्वायरमेंट पे हमने एक तो बताया, आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट पे हमने बताया कि किससे किससे बना, देखो देखो इन्वायरमेंट, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और ज्योमंडल को सम्मिलित रूप से इन्वायरमेंट क्या रहता है। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा हूं, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तो कुछ अलग होगा। देखो इस पृथ्वी के धरातल पर सत्य क्या है? सत्य क्या है? अगर देखा जाए इस पृथ्वी के धरातल पर सत्य क्या है? सत्य दो ही चीज है, एक होती है जिंदगी और एक होती है मौत। सत्य क्या है? जिंदगी और मौत। जो जिंदा है और जो मृत है, यही दो चीज तो आपको दिख रही है। और बताओ क्या दिख रही है? हवा मृत, पानी मृत, लाइट मृत, गर्मी मृत, और इस पृथ्वी के धरातल पर इस मृत के सवा जीवित चीज तो है, एनिमल, यही तो दो शब्द है। और क्या दो ही चीज है? वो भी तो मर जाएंगे। मर जाएंगे तो मृत हो जाए, कह तो हैं। मैंने कहा दो ही चीज सत्ता है। अब देखो इन मृत और जीवित में क्या कोई संबंध है? बताओ। इस मृत वो नहीं पाले तो क्या किसके इंटरडिपेंडेंट? अच्छा इसको इंटरडिपेंडेंट क्या मतलब सर? एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर। कौन? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब पीछे आप लोग नींद वाले हो क्या? तब पढ़ो, क्या दिक्कत है? इस पर सीखो, सिविल लेवल पढ़ो तो और अच्छी बात है। ये तुम लोग सिविल तैयारी कर हो जाएगी बढ़िया से, और नीट तो एसएससी तो अभी उड़ जाएगा। हाँ ठीक है। तो देखो एक जीवित और एक मृत दो ही चीज है, तो क्या जीवित और मृत में क्या कोई संबंध है? नहीं है। हवा जो है, ऑक्सीजन जो है आप ले रही हो, क्या ऑक्सीजन जीवित है? है? जीवित है। ऑक्सीजन मृत में नहीं जीवित है, ना लिविंग है। हवा कोई लिविंग है? नहीं। तो क्या बगैर हवा से आपका काम चल जाएगा? तो क्या संबंधित है कि नहीं?
यहां पर बैठे हो, क्या रोशनी जो है, लाइट, क्या लाइट जीवित है? नॉन लिविंग। क्या आपका संबंध है कि नहीं है? पानी पी रहे हो आप, पानी क्या जीवित है? क्या पानी का संबंध लिविंग से है कि नहीं? यानी सारी जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो लिविंग से एक दूसरे से संबंध होता है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जेव और अजेव यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पारस्परिक जो संबंध होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मृदा। मृदा क्या होती है? मिट्टी क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग? अब नॉन लिविंग मृदा, मिट्टी से क्या तुम्हारा संबंध बताओ? मिट्टी से क्या संबंध है? मृदा अगर नहीं होगी तो इसमें अनाज नहीं पैदा होगा, और अनाज जब नहीं पैदा होगा तो ये देखिए, मृदा से भी क्या मनुष्य का जीव का संबंध है कि नहीं? तो इन्हीं सब का अध्ययन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर जेव अजेव के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसका जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आई बात? इसको नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? तो अब संबंध है नॉन लिविंग का कि नहीं है? है। नॉन लिविंग का आपसे संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, जान लेना, पानी नॉन लिविंग है, नहीं पियोगी तो कैसे काम चलेगा? हवा नॉन लिविंग है, अगर नहीं सांस लोगे तो क्या जी पाओगे? संबंध है। ये लाइट अगर नहीं होगा तो देख पाओगे? ये गर्मी, हीट, हीट क्या लाइफ है? क्या लाइफ है इसमें? नहीं है। लेकिन अभी यही -10 डिग्री चला जा रह पाओगे आप? या 70 डिग्री टेम्परेचर हाई हो जा रह पाओगे? तो एक संबंध होता है। तो लिखो पारिस्थितिकी, लिखो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य, कोई भी जिसको इंग्लिश मीडियम का होगा या इंग्लिश चाहता होगा बता देगा, मैं बोल दूंगा उसको, ठीक है? हाँ, तो लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी इज a branch of biology which deal the study the reciprocal relationship between biotic and abiotic is known as ecology. It's a branch of biology deal the study between biotic and abiotics. बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक, ठीक? लिख लीजिए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल ठीक। इकोलॉजी के पितामह किसे कहते हैं? Who is called the father of ecology? Hensley.
ग्रेग हमारे राव तुक्का देखा का तो पता चलेगा। लिख लीजिए, फादर ऑफ इकोलॉजी हमबोल्ड को कहते हैं। हमबोल्ड, एबी हमबोल्ड, हमबोल्ड, यच से हेकल और यच से हमबोल्ड। नहीं समझ में आई बात? और वी से हाँ? वी से अरे उस हमबोल्ड लिख लो बस। शब्द इकोलॉजी किसने दिया? और इकोलॉजी के पितामह किसको माना जाता है? भारतीय इकोलॉजी के पितामह किसे कहते हैं? इंडियन इकोलॉजी के पितामह आर मिश्रा लिख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक, कौन कहा जाता है? आर मिश्रा लिख लीजिए, बीएचयू, बीएचयू के थे प्रोफेसर। क्लियर हो गई बात? अब देखो मेरी बात, समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ना समझे बता दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं भी पूरी तरह से एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं चलाऊँ तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी जितना है कि जो भी जरूरत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब देखो मेरी बात, लिख लीजिए, लेवल ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के संगठन, संस्तर, लिख लीजिए, पारिस्थितिकी संगठन का संस्तर, लेवल, संस्तर। लिख लीजिए, संस्तर को इंग्लिश में लिख लीजिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी। मेरी मतलब कहने का है क्या है? पहली बात देखो, इकोलॉजी क्या है? ये क्या कहते हैं? किसका अध्ययन किया जाएगा? देखो, जियो और प्लस अजयो के बीच जो संबंध होता है, यही तो अध्ययन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि जियो अजयो के बीच तो एक जीवधारी को और इस अजयो के बीच का संबंध होता है, बहुत सारे जीवधारी मिल करके और फिर दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो किस किस लेवल पर किया जाएगा अध्ययन? मेरी बात समझ लो। देखो, जैसे हम एक आदमी, किसी एक आदमी को ले लो, एक आदमी को, वन पर्सन, इंसान को लीजिए, ये क्या है? लिविंग। इसका संबंध स्टडी किससे किया जाएगा? देखिए, इससे इसका संबंध किससे होगा? अजयो से। ये भी तो इकोलॉजी है, यही तो इकोलॉजी है। एक बात समझो, इकोलॉजी का मतलब हुआ जियो अजयो के बीच। तो किसी एक आदमी को ले लिए, आपको ले लिए, और इस पर्यावरण के चारों तरफ नॉन लिविंग के बीच जो आपका संबंध है उसका अध्ययन किया जाए, तो एक लेवल ये हो गया। और दूसरा, पूरे जितने लोग हैं सबका, यानी कितने लोग, 20, 25, 30 लोग, जितने लोग सबका और पर्यावरण से होने वाला संबंध। एक पर्सन है,
और जब ये भी संबंध स्टडी कर सकते हैं, यानी सबका जितने लोग हैं इस कमरे के अंदर मनुष्य, उनका और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है उसका भी तो अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर एक आदमी का अध्ययन अजयों से करते हैं तो इंडिविजुअल इकोलॉजी क्लियर हो गई। जब एक ही जाति के, जिसे मनुष्य है, एक जाति है, सारे मनुष्यों का नॉन लिविंग से जो अध्ययन किया जाता है तो कौन सा है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। एक लेवल यह हो गया, एक लेवल यह हो गया। जब मेनी पॉपुलेशन का मतलब जैसे इस रूम के अंदर कितने प्रजातियां पाई जाती हैं, बताइए कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक ही है, एक प्रजाति पाई जाती है। तो क्या इनका मामला सही है, एक प्रजाति पाई जाएगी, बताओ। हाँ? कब बताइए सही बताइए, क्या अगर गलत है तो फिर सही क्या बताओ, कौन बताएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पाए जाए, बिल्कुल सही कहा। देखो इस कमरे में मनुष्य है, इस कमरे में छिपकली भी होगी, इस कमरे में मच्छर, इस कमरे में मक्खी भी होगा, इस पे खटमल भी होगा, चूटी होगा, चूटा होगा, चूहा होगा। तो ये सब अलग अलग प्रजाति हुई कि नहीं हुई। तो एक प्रजाति किसने कहा, यानी जब देखिए एक ये सब अलग प्रजाति, जैसे मनुष्य एक प्रजाति है, चूटी, चूटा, खटमल, मच्छर, मक्खी, टिड्डी, छछूदर, क्या कहते हैं और क्या और छिपकली जो ले लो, ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं, यानी एक प्रजाति नहीं है। इन सारी प्रजातियों का अजो यानी नॉन लिविंग से बीच भी तो रिलेशन होगा। तो जब बहुत सारे पॉपुलेशन का अजयो के बीच जो संबंध होता है, इसको कम्युनिटी इकोलॉजी समझ गए बात। तो मैं हेडिंग ये डलवाया हूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी का कितने लेवल्स होते हैं, किस किस लेवल पर इकोलॉजी को पढ़ा जाता है। अभी नहीं समझ पाए, समझ गए। पहली बात इकोलॉजी है क्या, तो अगर हम एक जीवधारी का संबंध अजयों से करते हैं तो कौन सा होगा, जब हम कई चीज को करते हैं तो क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। जब हम बहुत सारे प्रजातियों एक साथ सारी प्रजातियों को लेकर के हम उसको अध्ययन करते हैं तो क्या। तो अब सवाल उठता है कितने प्रकार की इकोलॉजी होगी, तो हम उसको नहीं और अब लीजिए, हम सिर्फ इसको समझाने के लिए होता है, ठीक है, कि क्या लेवल क्या है। तो अब लिख लीजिए कौन से कितने लेवल है, देखो IPC E2B, IPC की धारा होती है, इसलिए IPC भूलेगा नहीं, इसलिए IPC लो। तो पहला क्या, इंडिविजुअल पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम और बायोम और बायोस्फीयर। समझ गए।
पूरे पृथ्वी के ऊपर जहां भी जीवधारी हैं सबको मिलाकर क्या बोला गया? बायो सबसे बड़ा। बायोस्फीयर पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने सब जीवधारी, बायोस्फीयर से छोटा कौन होगा? बायोम से छोटा क्या होगा? इकोसिस्टम से छोटा कम्युनिटी। एक बहुत सारे कम्युनिटी हो सकते हैं। कम्युनिटी से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कौन? आप समझ गए? सबर करिए, ठीक है? अभी बताएंगे। देखो, जैसे आपने देखा एक बहुत बड़ा लैंडस्केप, बहुत बड़ा एरिया जहां की एक विशेष प्रकार की जलवायु है। जलवायु ही तो किसी क्षेत्र की वनस्पति को निर्धारित करेगा। जैसे आप चले जाओ टुंड्रा में, चले जाओ टुंड्रा हमेशा ठंडक रहती है, बर्फ जमी, तो वहां एक विशेष प्रकार की जलवायु है। तो उसी जलवायु के अकॉर्डिंग ही तो वनस्पति होगी। तो क्या टुंड्रा में क्या आम का पेड़ लगेगा? क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु एक खास है। तो बायोम, अच्छा क्या पूरी दुनिया में बायोम टुंड्रा की तरफ जलवायु समझना है? नहीं। आप अफ्रीका के रेगिस्तान में चले जाओ, सहारा में, वहां एक अलग जलवायु। तो वहां का जलवायु जैसा होगा वैसे वहां के पेड़ पौधे होंगे, उसी हिसाब से वहां के एनिमल होंगे। तो वहां एक बायोम, टुंड्रा का एक बायोम, ट्रॉपिकल्स का एक बायोम, उष्णकटिबंधीय का एक बायोम, शीतोष्ण का एक बायोम। एक खास जलवायु जो होगी एक खास प्रकार की वनस्पति को बनाएगी ना, और खास प्रकार की वनस्पति में खास प्रकार के एनिमल होंगे ना। तो हमेशा बायोम जो होता है एक प्रकार का एनवायरनमेंट होता है। अभी एक चीज ऊपर आऊं, इसीलिए मैं कर रहा हूं। पहले तो ये तो कैटेगराइजेशन कर लीजिए, तो लिख लीजिए क्या लिखा आपने, तो लिख लीजिए IPC 2B, लिख लिया? तो लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए इंडिविजुअल व्यक्तिगत, ठीक है? व्यक्तिगत लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए इसमें इंडिविजुअल इकोलॉजी, ये हो गया ना। यानी इसमें क्या अध्ययन करेंगे? जब किसी एक व्यक्ति का अजैव के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाएगा तो क्या होगा? इंडिविजुअल। ये हो गई। अब लिख लीजिए पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन लिख लो, लिख लीजिए जनसंख्या, लिख लीजिए जनसंख्या किसी स्थान पर रहने वाले, किसी स्थान पर रहने वाले एक प्रजाति के, एक ही प्रजाति के जीवों को कहा जाता है। जैसे मनुष्य कितने हैं दुनिया में? 8 अरब करीब 8 अरब पूरी दुनिया में है। तो मनुष्य क्या एक प्रजाति है? प्रजाति है। बात समझ रहे हो? कुत्ता पूरी दुनिया में पाया जाएगा ना, तो कुत्ता की भी तो एक प्रजाति है कि नहीं? वो होगा। तो आप देखिए, तो लिख लीजिए इसमें, तो एक ही प्रजाति क्या होती, कोई बताएगा प्रजाति? पॉपुलेशन में क्या होगा? लिख लीजिए, एक ही प्रजाति की, एक ही प्रजाति, सही है? एक ही प्रजाति के जीवों को कहा जाता है।
बताओ। जो बायोलॉजिकली एक जैसे होते हैं बायोलॉजिकली एक जैसे होते हैं, मतलब चेहरा वाला सब एक तरह होगा। नहीं, बायोलॉजिकली इसका जो अंदर का जो भी काम होता है वो जीन जिस तरह से होते हैं बिल्कुल। तो कैसे कैसे मतलब कहोगे कि वो है मतलब जीन कैसे डिजाइन करोगे? जैसे सभी इंसानों में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो सब में एक प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। Digestive system। मनुष्य के इंसान बहुत के। सारे जीवधारी होते हैं जो क्लोज होते हैं, बहुत सारे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मनुष्य बिल्कुल मिलता है। उनके अंदर भी स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है, ड्यूडिनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है, सीकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है, सब जगह पाया जाता है। प्रजाति क्या होती है ये आप बताइए। ठीक, प्रजाति उनका क्या मिलेगा, अपना बताओ, तुम बताओ। प्रजाति कौन बताएगा? कौन योद्धा हाथ उठाएगा? कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैरेक्टरिस्टिक? चलना, जैसे डॉग है तो कुत्ता चलता है, बिल्ली भी चलती है, शेर भी चलता है, मनुष्य भी चलता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। चार पैर से कुत्ता चलेगा, चार तो बिल्ली भी चलेगी, चार बैल भी चलेगा, चेक कर। नहीं तो बिल्ली को बताओ तो कुछ क्या चीज है। चेहरा मोहरा देखने में अलग होगा, जैसे चीता ले लो, पैंथर ले लो, शेर ले लो, अलग अलग सब जब उसके बचपने को देखोगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखोगे, सबका चेहरा एक तरह है। ये भाई बच्चे शेर, बिल्ली सबके पास कहीं गई होगी, बिल्ली को देखो उसका चेहरा बिल्कुल चीते की तरह। बड़े होने पर उसका बड़ा हो गया, लेकिन जब अपनी माँ के पेट में रहते हैं सब एक करीब साइज उसका वैसे रहता है। तो आप गधा ले लो, घोड़ा ले लो, खच्चर ले लो, और इनका चेहरा मिलाओ, बिल्कुल चेहरा जैसे मिलता है। कैसे पता देखा है? चलो अब देखो प्रजाति देखो क्या होती है। प्रजाति देखो क्या होती है। जब हर प्रजाति के दो जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, ठीक है? अब देखिए कैसे हम करते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होगा? संतानें। संतान क्लियर होगी बात? ये संतान, ये जो संतान होगा एडल्ट होगा, इसके अंदर भी दो अपने जैसे संतान पैदा करने की क्षमता होगा ना? अगर मेल और फीमेल एक ही प्रजाति के हैं, देखो अलग पैरेलल सरकार चल रही है, अगर मेल फीमेल एक ही प्रजाति के हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होगा ये आगे चलकर ये फर्टाइल होगा। फर्टाइल का मतलब इनके अंदर भी क्षमता होगी कि आगे अपने जैसे संतान पैदा करें। अगर मान लिया ये मेल एक प्रजाति है और फीमेल दूसरी प्रजाति की है, क्रॉस किया, ऑफस्प्रिंग बना। ऑफस्प्रिंग जो होगा इनफर्टाइल होगा, जैसे घोड़ा और गधा, दोनों ने क्या बनाया? खच्चर क्या अपने जैसे संतान पैदा कर पाएगा? नहीं पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं, और अगर एक ही प्रजाति के रहेंगे तो सदैव उनके अंदर अपने संतान पैदा करने की क्षमता होगी। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which interbreed to produce fertile offspring is known as a species. प्रजाति का मतलब होता है कि ऐसी जनसंख्या जो रिप्रोड्यूस करती है और अपने जैसे संतान पैदा करती है, और उसके संतान भी अपने जैसे संतान को पैदा करेंगे। अगर एक ही प्रजाति है तभी
लेकिन अगर मान लिया दो अलग अलग प्रजातियों ने क्रॉस कर दिया, जैसे घोड़ा और गधा, घोड़ा एक अलग प्रजाति है और गधा अलग प्रजाति है, ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ यानी संतान पैदा हुई, कौन है? खच्चर। दो अलग प्रजातियों से मिली हुई जाति जो है, जो खच्चर होगा उसके अंदर अपने जैसे संतान पैदा करने की क्षमता जैसे। जब आप खेती करने जाते हो तो बीज लाते हो, कहते हो हाइब्रिड बीज ले आओ, लाते हैं सब लोग। क्या बीज बोने के बाद जो पैदा होता है अगले साल हम रख लेते हैं अगले बोने के लिए? जो हाइब्रिड लाते हैं वो नहीं बो सकते, जो देसी होता है उसको। पहले देसी वाला बीज होते थे ना, तो किसान बोता था और खाने के लिए करता था, बेचता था और कुछ रख लेता था। अब अगर हाइब्रिड बीज आ रही है तो उसको हर साल हमको नई बीज लानी पड़ती है, क्योंकि ये अब स्पीशीज समझ गए? तो लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? पॉपुलेशन लिख लीजिए, पॉपुलेशन लिखिए। जनसंख्या वृद्धि, तो पॉपुलेशन किसकी होगी? एक ही प्रजाति की, बहुत सारे लोग। लिख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभव होती है। अब सवाल पूछता है, लिख लीजिए, जनसंख्या का बढ़ना किस बात पर डिपेंड करता है? बताओ। जनसंख्या का बढ़ना किस बात पर डिपेंड करता है? बताओ। लिख लीजिए, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या समृद्धि दर, सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिख लिया। देखिए, जनसंख्या का बढ़ना उसके जन्म व प्रवासन पर निर्भर करता है। कब बढ़ेगी? अगर जनसंख्या में जन्म हो रहा है और लोग प्रवासन से माइग्रेट होकर के आ रहे हैं। भाई, किसी जगह की जनसंख्या है यहाँ पर, इसमें जनसंख्या कब बढ़ेगी? जब पैदावार होगी और बाहर से लोग आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए। और जनसंख्या का वृद्धि क्या एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड होगा कि नहीं होगा? अजयो कैसे होगा? जाहिर से अगर वहां का क्लाइमेट अच्छा होगा तो लोग आएंगे, क्लाइमेट्स अगर नहीं होगा तो अब बताइए, जनसंख्या का वृद्धि या घटना क्या एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड हुआ कि नहीं होगा? जैसे एबायोटिक फैक्टर हमने ले लिया, मान लिया मृदा ले लिया, सॉइल अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या वहां पॉपुलेशन होगी ज्यादा? अगर बंजर जमीन है तो वहां पर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर अनाज नहीं पैदा होगा तो लोग कैसे आएंगे? किसी भी प्रजाति की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? तो देखिए, पॉपुलेशन का बढ़ना घटना किस पर डिपेंड है? एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? क्लाइमेट्स आ जाएगा, फिजियोग्राफी आ जाएगी। फिजियोग्राफी का मतलब उच्चावच, जमीन कैसा है, मृदा कैसा है, कैसा होगा, लाइट का, ये सब तो आ ही जाएगा इसी क्लाइमेट के अंदर। लाइट है, हीट है, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। समुदाय, समुदाय
समुदाय, कम्युनिटी। इसमें कम्युनिटी में क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, कम्युनिटी में क्या होगा? कम्युनिटी में क्या होगा? डिफरेंट स्पीसीज है। जैसे पॉपुलेशन में एक प्रकार की प्रजाति, यहाँ पर सभी प्रकार मेनी स्पीसीज होगी ना। ये एबायोटिक फैक्टर से होगा कि नहीं होगा? क्लियर होगी बात? तो देखो, एक इंडिविजुअल, जब कई इंडिविजुअल मिलेंगे तो क्या बनेंगे, और जब कई पॉपुलेशन मिलेंगे तो क्या? जैसे इस कमरे में मनुष्य एक प्रजाति, चूहा, खटमल, मच्छर, चूहा, छछूदर, छिपकली, वहीं भी पैसा नहीं रहेगा। सब अलग अलग प्रजाति है कि नहीं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एलगी, सब है अलग, सब अलग अलग प्रजातियां मिलकर के पॉपुलेशन। क्लियर होगी बात? आगे लिख लीजिए। समुदाय और समूह में क्या अंतर है? समुदाय, देखिए समूह किसी भी चीज का एक ग्रुप होता है। समूह जैसे इंसानों का समूह, जानवरों का समूह, एक ही प्रजाति है। ठीक, कम्युनिटी बहुत सारी प्रजातियों मिलकर, जैसे एक जंगल है, जंगल में बहुत सारी पेड़, अलग अलग प्रजातियों का, छोटे पेड़ के, बड़े पेड़ के, कीड़े हैं, बहुत सारी तितलियां हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, बहुत सारे एम्फीबिया हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं, सब मिल करके समुदाय का। सर अगर ऐसे लिया जाए पेपर पे, तो इसमें देखा जाएगा तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे ऐसे प्रजाति एक ही प्रजाति, जैसे मनुष्य है, जो छोटा जो बड़ा सब एक ही प्रजाति, सिंगल पॉपुलेशन। क्लियर? आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक, शॉर्ट करना जरूरत नहीं है। इकोसिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा? सबसे पहली बात तो ये पूछता है, इकोसिस्टम शब्द किसने लिया? एजिटेस। तो इकोसिस्टम क्या है? कौन बताएगा? अपघटन सर। अपघटन, सिस्टम वो है जैसे इंसान लोग किसी जानवर को खाते हैं, वो जानवर किसी और को जानवर को खाते हैं, इस तरीके से जो उनका प्रोसेस चलता रहता है, साइकिल है जो। ये तो फूड चेन है, फूड चेन है। इकोसिस्टम क्या है? कौन बताएगा? ऐसे ही जैसे कोई और बताते। सर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, तो उसी को तो बायोस्फीयर कहा गया था। बायोस्फीयर का मतलब यही तो बताया था, ऐसा कहीं भी सिस्टम जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती वही तो बायोस्फीयर हुआ, यही तो बताया था। हम इको सिस्टम
सबका अलग अलग होता है, लेकिन अपने आप में अलग अलग जो है वो है क्या, वो मालूम होना चाहिए। सर जो पांचों तत्व मिला करके जो वो तो 5 तत्व कौन सा है? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तो बायोस्फीयर, ये सब मिला हाइड्रोस्फीयर और कौन सा, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब मिला करके ही तो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का मतलब हुआ कि देखिए इन्वायरमेंट के चारों घटक सब मिला करके ही तो बायोस्फीयर है। बताओ बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? देखो बायोस्फीयर 2 शब्दों से बना हुआ है। स्फीयर, स्फीयर का मतलब जहां स्थान, आवास, किस चीज का? बायो, लाइफ जहां रहती है वही बायोस्फीयर है। समंदर भी बायोस्फीयर है। क्या समंदर के अंदर जीवधारी रहते कि नहीं? कहाँ रहते? एटमॉस्फेयर में लाइफ रहती है, एटमॉस्फेयर रहती है, बायोस्फीयर। जमीन मृदा में लाइफ रहती है, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया, वो भी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का उसका मतलब होता है जहां पर लाइफ हो वही बायोस्फीयर। अब सवाल उठता है इकोसिस्टम क्या है? देखो बायोस्फीयर क्या है? पूरी पृथ्वी बायोस्फीयर। देखो पृथ्वी पर क्या है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यही तो सब मिल करके इन्वायरमेंट। तो अब बताओ क्या लाइफ वायुमंडल में है कि नहीं है? हाइड्रोस्फीयर में है लाइफ की नहीं है? लिथोस्फीयर में लाइफ है कि नहीं है? और एटमॉस्फेयर में हर जगह। तो लाइफ तो हर जगह है। तो पृथ्वी इन्हीं चारों चीजों से मिलकर बनी हुई है ना। पृथ्वी जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल से ही मिलकर तो बनी हुई है। और इन सब जगह पर लाइफ है। और सब जगह लाइफ है तो पूरी पृथ्वी तो बायोस्फीयर हो गई पूरी है। अब देखो मेरी बात आए, तो पहला लिख लीजिए इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। शब्द देखो इकोसिस्टम शब्द, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले एज ए टेंस लेने दिया, एज ए टेंस लेने दिया, टेंस ले, टेंस ले, टेंस ले, लिख लिया कि नहीं? टेंस ले, कौन सा ले? टेंस ले। लिख लीजिए इकोसिस्टम के बाद लिख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र ज्योमंडल की संरचनात्मक और क्रियात्मक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। लिख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र ज्योमंडल का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। समझ गए आप? देखो देखो इसमें क्या चीज है? आपने देखा ये पूरी पृथ्वी है, बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर की जो छोटी छोटी यूनिट होती है ये सब मिलकर क्या बनाती है? पूरा बायोस्फीयर
यानी बायोस्फीयर में क्या चीज है? बायोटिक और एबायोटिक। यानी पूरी पृथ्वी पर अगर देखा जाए पूरे जीव हैं और एबायोटिक्स हैं, लेकिन इसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इकोसिस्टम। जैसे ये पूरा स्कूल है, इसका भी इकोसिस्टम है कि नहीं? इस इकोसिस्टम में क्या यहाँ पे लिविंग्स है, नॉन लिविंग्स है। इस कमरे का और इस कमरे के बाहर का इकोसिस्टम में कुछ फर्क है? कुछ फर्क है? नहीं है। इसका मतलब है कि इस कॉलेज, इस कमरे का एक अलग इकोसिस्टम है, उस कमरे में जाओगे अलग इकोसिस्टम है। देखो बाहर शोर हो रहा है तो वहां का शोर एबायोटिक फैक्टर है कि नहीं है? शोर एबायोटिक फैक्टर है कि नहीं? यानी अजैव घटक है कि नहीं? तो वहां अजैव घटक दूसरा है, यहाँ शांति है। अजैव घटक के बदलने से इकोसिस्टम बदला कि नहीं बदला? समझ बात? आप अपने कमरे में जा रहे हो, अपने कमरे में, तो वहां का इकोसिस्टम अलग है कि नहीं है? क्योंकि वहां पर शांति केवल आप हो और आपका पर्यावरण है। अपने ड्राइंग रूम में पूरा फैमिली आ गई, बीच में आपस में झगड़ा हो गया, शरबत हो, रोटी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा होते, फल फ्रूट के चक्कर में, तो वहाँ का एयर पोल्यूशन, वहाँ का साउंड पोल्यूशन और अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके ड्राइंग रूम का इकोसिस्टम अलग हुआ, आपके कमरे का अलग इकोसिस्टम हुआ, इस कमरे का हॉल का इकोसिस्टम अलग हुआ, रोड का इकोसिस्टम अलग हुआ, एक तालाब का इकोसिस्टम अलग हुआ और एक नदी का इकोसिस्टम अलग हुआ, एक समुद्र का इकोसिस्टम अलग हुआ। क्यों? क्योंकि समुद्र में नमक ज्यादा है, तो नमक एबायोटिक फैक्टर है कि नहीं है? अजैविक घटक है कि नहीं है? अजैविक घटक के बदलने से क्या हुआ? इकोसिस्टम बदल गया कि नहीं बदला? एक पेड़ है, एक पेड़ पे एक पत्ती का अलग इकोसिस्टम है, हर एक पत्ती का इकोसिस्टम अलग। जैसे मान लिया ये पत्ती है, इस पत्ती पर मान लिया कोई कीड़ा है, कीड़े लगे हैं, तो बायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर है। लेकिन इस पत्ती के ऊपर वाली कीड़ा लग गया, कीड़ा लगने से हानिकारक कीड़ा लगा, तो हानिकारक कीड़ा उस पत्ती को चूस रहा है, सुखा दे रहा है, तो हार्मफुल जो है, इसकी वजह से जो हार्मफुल जीवधारी है उसकी वजह से उस पत्ती का इकोसिस्टम अलग हुआ, तभी तो वो सूख गया। और दूसरी पत्ती हरी है, उस हरी पत्ती का इकोसिस्टम अलग है, तभी तो हरा है। तो इस बायोस्फीयर में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या बोलते हैं? हर एक क्षेत्र का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। कहते हैं यार इनका इकोसिस्टम नहीं बन पड़ा, मजा आ रहा है। यानी हर छोटी छोटी यूनिट, इकोलॉजी की छोटी छोटी यूनिट इकोसिस्टम। नहीं समझ आई? अरे भाई एक पेड़ है, मान लिया किसी पत्ती पे कीड़ा लगा है, तो उस पत्ती का इकोसिस्टम अलग हुआ, एक हरी पत्ती है उसका इकोसिस्टम अलग हुआ, एक अभी बड़ी खिल रही है उसका इकोसिस्टम अलग हुआ। पूछा गया है क्या एक बूंद पानी है और एक समंदर है पूरा, तो क्या
निम्नलिखित पे किसमें इकोसिस्टम नहीं होगा? जैसे पूछा गया सवाल, ओशन समुद्र, सी रिवर, वन ड्रॉप वाटर। बताइए इसमें इकोसिस्टम नहीं होगा? बताइए इसमें इकोसिस्टम नहीं होगा, किसका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होगा? किसका नहीं होगा? एक बूंद पानी का इकोसिस्टम होगा कि नहीं होगा? ये कह रहे नहीं होगा। आपस में तो कह रही नहीं होगा, क्या होगा फिर? एक बूंद पानी का बहुत छोटा, हाँ कैसे होगी? सर इसको बाहर दूध को निकाल बाहर- पानी की जरूरत नहीं, तुरंत पानी भागे नहीं। हाँ जरा बताओगे ऊपर हो गया? तो थोड़ा सा गैप दे दें। कितना हो रहा है? 2 बार। कितना देर गैप कर रहा हूँ? 8 मिनट ले लो, 8 मिनट ठीक है, तो 3 बजे आ जाओ, ठीक है? ठीक 3 मिनट, ठीक है? 3 तो 8 ठीक है।